एक आम आदमी अगर गुस्सैल हाथी को देखे तो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में भागेगा। लेकिन ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं है। ये उस शख्स की कहानी है जो सामने से दौड़ते हुए आते हाथी को भी आंख में आंख डालकर देखता और एक ही गोली में उसकी जान ले लेता था। फिर उन्हीं हाथियों के दांत उखाड़कर इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए निकल पड़ता। 20 साल तक 2 राज्यों की पुलिस और पूरा प्रशासन उसे पकड़ने के लिए जी जान लगाता रहा, लेकिन वह हमेशा उनकी नाक के नीचे से बच निकलता। सरकार ने उसे पकड़ने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नामुमकिन सी लगती रही। उसके सिर पर 5 करोड़ का इनाम था, लेकिन इनाम की रकम जितनी बढ़ती वह उतना ही डरावना बनता गया। लाल चंदन की तस्करी के लिए कुख्यात वीरप्पन सिर्फ एक तस्कर नहीं बल्कि एक खूंखार शिकारी भी था। उसने करीब 2000 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया और 184 लोगों की जिंदगी छीन ली। मारे गए लोगों में ज्यादातर पुलिस वाले, फॉरेस्ट अफसर और सरकारी कर्मचारी थे। आमतौर पर लोग पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीरप्पन उन पर खुलेआम हमला करता था। उसने एक बड़े अफसर को मारकर उसके सिर से फुटबॉल खेलने तक का शौक पूरा किया। पुलिस से भागने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन पुलिस को ही भागने पर मजबूर करने वाला सिर्फ एक था, वीरप्पन। आज उसकी कहानी इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन भुलाई नहीं जा सकती। जब भी जंगलों के डाकुओं, लाल चंदन की तस्करी और खूनी खेल की बात होगी, वीरप्पन का नाम जरूर लिया जाएगा। सुनाद रघुराम, जो वीरप्पन की बायोग्राफी के लेखक हैं, उनका मानना था कि वीरप्पन असाधारण काबिलियत वाला इंसान था। एक ऐसा आदमी जो ईश्वर में आस्था रखता था, लेकिन अपने हुनर का इस्तेमाल समाज, जंगल और बेजुबान जानवरों के खिलाफ करता रहा। जिन जंगलों ने उसे तमाम उम्र पुलिस और दुश्मनों की गोलियों से बचाया, उन्हीं जंगलों को उसने बेरहमी से काट काट कर बेच दिया। यही उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया था। महज 10 साल की उम्र में उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इसका बड़ा कारण था उसके चाचा सालवई गोंदर, जो खुद एक कुख्यात शिकारी और लाल चंदन का तस्कर था। वीरप्पन उसके करीब रहा, उसके तौर तरीके देखे और उसी रास्ते पर चल पड़ा। वह तमिल समुदाय से ताल्लुक रखता था और उसका पूरा नाम कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन था। 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गोपीनाथम गांव में एक तमिल परिवार में उसका जन्म हुआ। उसका पिता एक साधारण चरवाहा था, लेकिन वीरप्पन को जंगलों की दुनिया ज्यादा भाती थी। बचपन से ही वह जंगल की हर पगडंडी से वाकिफ था। इतना तेज था कि एक पल में दिखता और अगले ही पल घने जंगल में गायब हो जाता। वह अपने गले से तरह तरह के जंगली जानवरों और पक्षियों की आवाज निकाल सकता था। लोग अपने हुनर से लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन मैंने अपने हुनर को दुश्मनों को जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। वीरप्पन अक्सर ऐसा कहा करता था। उसकी आवाजों की नकल करने की कला इतनी परफेक्ट थी कि कई बार शिकारी और पुलिस वाले भी धोखा खा जाते थे। जंगल में उसकी मुलाकात कई खतरनाक शिकारियों से हुई, जिनमें मलूर मम्माटियन नाम का एक शिकारी भी शामिल था। वह हाथियों के दांतों की तस्करी करता था और वीरप्पन उसके काम को बहुत पसंद करता था। उसने देखा कि कैसे एक हाथी को मारकर उसके दांत निकालकर बेचा जाता है और कैसे इससे मोटा पैसा कमाया जाता है। यह सब देखकर उसका मन भी इसी धंधे में लगने लगा। धीरे धीरे वह भी हाथियों के शिकार में उतर गया। जानवरों को मारने में कोई बहादुरी नहीं होती, लेकिन जब इससे दौलत और डर दोनों हासिल हो तो कौन मना करेगा। वीरप्पन के लिए यह सिर्फ शौक नहीं बल्कि उसकी पहचान बन चुका था। उसका सफर यहीं खत्म नहीं होता। आगे की कहानी और भी खौफनाक है, लेकिन अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, ताकि हमारी हर अगली कहानी आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे। यह कहानी उस लड़के की है जिसे बचपन में ही बंदूक से खेलना अच्छा लगने लगा था। एक ऐसा लड़का जिसने 10 साल की उम्र में ही शिकारी बनने का फैसला कर लिया था। उस वक्त तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में हाथियों का शिकार आम बात थी, क्योंकि उनके दांतों की कीमत बाजार में बेहद ऊंची थी। लेकिन यह लड़का सिर्फ शौक के लिए शिकार नहीं करता था, बल्कि उसने इसे अपनी पहचान बना लिया। जंगल में अपनी जगह बनाने के लिए उसने 17 साल की उम्र से पहले ही कई हाथियों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन उसका असली जुनून तब सामने आया जब उसने पहली बार एक फॉरेस्ट गार्ड को मार डाला। अब वह केवल शिकार तक सीमित नहीं था, अब वह उन लोगों को भी खत्म करने लगा जो उसके रास्ते में आ सकते थे। मुझे किसी के आगे झुकना पसंद नहीं, और जो मेरे रास्ते में आएगा वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। यह वीरप्पन की सोच थी। शुरुआत में वह अपने चाचा सालवई गोंदर के साथ काम करता था, जो खुद भी कुख्यात शिकारी था। लेकिन 18 की उम्र में ही वीरप्पन ने उससे अलग होकर अपना खुद का गैंग बना।
पहले वह शिकारियों के एक ग्रुप का हिस्सा बना, लेकिन जल्द ही वह उस ग्रुप का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। अब फैसले उसके हिसाब से होने लगे थे। उसकी हैसियत बढ़ती जा रही थी और साथ ही दुश्मनों की संख्या भी। जंगल में उसका नाम इतना बड़ा हो गया कि कई पुराने शिकारी उससे जलने लगे। धीरे धीरे उसके दुश्मनों ने पुलिस से हाथ मिला लिया। अब जब भी वीरप्पन कोई डील करता तो खबर पुलिस तक पहुंच जाती। उसे कई बार अधूरी डील छोड़कर भागना पड़ा। अब मुझे नहीं भागना, बल्कि खेल बदलना है, वीरप्पन ने ठान। उसने अपने खिलाफ मुखबिरी करने वालों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। कोई भी फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस अफसर या उसका दुश्मन अगर उसके रास्ते में आता तो वह बेरहमी से उसका सफाया कर देता। धीरे धीरे वीरप्पन का आतंक इतना बढ़ गया कि गांवों के लोग भी उसके नाम से कांपने लगे। उसने अपने गैंग में करीब 100 लोगों को शामिल कर लिया, जो जंगल के पानी के स्रोतों पर नजर रखते थे। जब कोई हाथी वहां पानी पीने आता तो सीधे उसके माथे के बीचों बीच गोली मार दी जाती। उसके दांत निकाले जाते और वीरप्पन उन्हें बेचकर मोटा पैसा कमाता। इस तरह उसने करीब 2000 हाथियों को मार डाला और हाथी दांत के काले बाजार में करोड़ों कमाए। लेकिन जैसे जैसे हाथियों की संख्या घटने लगी, सरकार हरकत में आ गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगलों में और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी। अगर शिकार बंद हो गया तो मैं नया धंधा शुरू करूंगा, वीरप्पन ने सोचा। अब उसने लाल चंदन की तस्करी शुरू कर दी। मल्यागिरी के जंगलों में मिलने वाली यह लकड़ी इंटरनेशनल मार्केट में काफी महंगी बिकती थी। वीरप्पन ने करीब 10,000 टन लाल चंदन की लकड़ी बेच दी, जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए थी। अब तक वीरप्पन का आतंक इतना बढ़ चुका था कि तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारें उसे हर हाल में पकड़ना चाहती थी। लेकिन जो भी पुलिस या फॉरेस्ट अधिकारी वीरप्पन के खिलाफ जाता, वह वापस लौटकर नहीं आता। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो इसे रोक सके, सरकार ने फैसला। इसके बाद सरकार ने IFS ऑफिसर पी श्रीनिवास को वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी। उन्हें कर्नाटक के चामराजनगर के जंगलों में तैनात किया गया, जो पूरी तरह से वीरप्पन के कब्जे में थे। श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 3 साल तक खुफिया नेटवर्क बनाया। 1986 में बेंगलुरु में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान आखिरकार वह पल आया जब सरकार वीरप्पन को पकड़ने में कामयाब हो गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वीरप्पन को पकड़ने के बाद उसे बदीपाड़ा फॉरेस्ट हाउस लाया गया। यहाँ पुलिस ने उससे वो सारे राज उगलवा लिए जिनकी उन्हें तलाश थी। उसने अपने गुप्त ठिकानों की जानकारी दी, जहाँ उसने भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी जमा कर रखी थी। पुलिस ने इन लकड़ियों को जब्त कर लिया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये थी कि वीरप्पन सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटक तक सीमित नहीं था, बल्कि वह केरल के जंगलों में भी अपनी तस्करी चला रहा था। इसी दौरान DCFP श्रीनिवास को सूचना मिली कि वीरप्पन पुलिस के चंगुल से भाग निकला है। यह खबर किसी धमाके से कम नहीं थी। 1987 में वीरप्पन ने खुलेआम फॉरेस्ट ऑफिसर पी चिदंबरम की हत्या कर दी। यह एक सीधी चुनौती थी सरकार के कानून को, पुलिस को और उन सभी लोगों को जो उसे रोकना चाहते थे। इस हत्या के बाद वीरप्पन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। वहीं दूसरी ओर पी श्रीनिवास ने उसे पकड़ने की मुहिम को और तेज कर दिया। अब पुलिस का पूरा ध्यान वीरप्पन के गांव गोपीनाथम पर था। यह वही गांव था जहां वीरप्पन ने अपना बचपन बिताया था, जहां उसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। पुलिस का रवैया अब बेहद सख्त हो गया। गांव में कोई भी ऐसा शख्स जिसे वीरप्पन से जुड़े होने का संदेह होता, उसे उठा लिया जाता, जेल में रखा जाता, पीटा जाता, टॉर्चर किया जाता। कुछ को तो बिजली के झटके तक दिए गए। इस बर्बरता का नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग पुलिस की कस्टडी में ही दम तोड़ गए। इससे गांव वालों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा। लेकिन प्यासा श्रीनिवास का तरीका अलग था। वह लोगों से मुलाकात करते, उनकी परेशानियां सुनते, उनकी मदद करने की कोशिश करते। उन्होंने गांव में 40 घर बनवाए, माता मरियम का एक मंदिर बनवाया, सड़कें बनवाई, लोगों को रोजगार दिलाने में मदद की। वह न सिर्फ सरकारी फंड से बल्कि अपनी सैलरी से भी गांव के विकास में योगदान दे रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने वीरप्पन की बहन मारी को एक डिस्पेंसरी में नौकरी भी दिलवाई। उनका यह तरीका काम कर गया। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा उन पर बढ़ने लगा। लेकिन यह सिर्फ उनकी दरियादिली नहीं थी, यह एक रणनीति भी थी। श्रीनिवास ने इसी बहाने गांव में अपना एक मजबूत खुफिया नेटवर्क तैयार कर लिया। अब उन्हें वीरप्पन के परिवार और उसके मूवमेंट की हर खबर मिलने लगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन वीरप्पन कोई आम अपराधी नहीं था। उसके आदमियों की नजर हर चीज पर थी। एक दिन उसके कुछ लोगों ने देखा कि गांव के कुछ लोग सरकारी गाड़ी में घूम रहे थे। ये वही लोग थे जो श्रीनिवास के लिए मुखबिरी कर रहे थे। साहब, ये लोग पुलिस के लिए काम कर रहे हैं। खबर तुरंत
वीरप्पन तक पहुंचा दी गई। वीरप्पन को इस तरह की गद्दारी बर्दाश्त नहीं थी। उसने बिना वक्त गंवाए अपने आदमियों को भेजा और उन सभी मुखबिरों को मार डाला। लेकिन इतना ही नहीं, वह चाहता था कि बाकी गांव वालों के दिमाग में उसका डर घर कर जाए। उसने उन लोगों के कटे हुए सिर गांव में घुमवाए ताकि सबक सिखाया जा सके। इस एक घटना ने भी श्रीनिवास की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब कोई भी गांव वाला पुलिस से बात करने को तैयार नहीं था। वीरप्पन का खौफ एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच चुका था। 1990 में वीरप्पन 1990 में ने मुथुलक्ष्मी नाम की एक महिला से शादी कर। शादी के बाद भी उसके काम में कोई बदलाव नहीं आया। उसी साल उसने 1.5 करोड़ रुपए की चंदन की लकड़ी की एक बड़ी डील प्लान की थी। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पुलिस को पहले ही भनक लग चुकी थी। जैसे ही वीरप्पन अपने लोगों के साथ डील करने पहुंचा, पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। वीरप्पन को अपनी जान बचाने के लिए सारा माल छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना ने उसे और ज्यादा खतरनाक बना। अब उसके निशाने पर सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि हर वह शख्स था जो उसके खिलाफ खड़ा हो सकता था। वह अब पहले से भी ज्यादा बेरहम और हिंसक हो चुका था। अब मैं खेल के नियम तय करूंगा, वीरप्पन ने कसम खा ली थी। और इसके बाद उसने पुलिस के खिलाफ जो जंग छेड़ी, वह आने वाले कई सालों तक इतिहास में दर्ज होने वाली थी। वीरप्पन की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जिसने कानून को अपनी मुट्ठी में लेने की ठान ली थी। उसकी हैवानियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब उसकी बहन मारी ने आत्महत्या कर ली, तो उसने इसका पूरा दोष भी श्रीनिवास पर डाल दिया। वैसे भी काफी समय से उनके अफेयर की चर्चाएं चल रही थी। वीरप्पन के लिए यह सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अपमान था जिसका बदला वह हर हाल में लेना चाहता था। उधर पी श्रीनिवास का एसटीएफ में कार्यकाल पूरा हो चुका था और उनके सुरक्षा इंतजाम भी कम कर दिए गए थे। वीरप्पन के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। उसने अपने भाई अर्जुन के जरिए एक संदेश भिजवाया, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। पी श्रीनिवास अकेले मिलने आए। श्रीनिवास को लगा कि यह उनके लिए वीरप्पन को पकड़ने का सबसे सही मौका है। वह बिना किसी को बताए अकेले ही उससे मिलने निकल पड़े। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जंगल के घने अंधेरे में जैसे ही वह वीरप्पन के बताए ठिकाने पर पहुंचे, चारों तरफ से बंदूकें तान दी गईं। वीरप्पन अपनी चाल में कामयाब हो चुका था। उसने पी श्रीनिवास को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। वह चाहता था कि उनकी हत्या सिर्फ एक हत्या न रहे, बल्कि एक खौफनाक उदाहरण बने। उसने उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया और अपने पास रख लिया। कई दिनों तक वह अपने आदमियों के साथ उनके कटे हुए सिर को फुटबॉल की तरह घुमाता रहा। यह खबर जब बाहर आई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। सरकार के लिए अब वीरप्पन को जिंदा छोड़ना असंभव था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग जाता था। पुलिस जहां भी उसे ढूंढने की कोशिश करती, वह जंगलों में गायब हो जाता। इस मुश्किल को हल करने के लिए 1992 में तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों ने मिलकर जॉइंट टास्क फोर्स बनाई, जिसका एक ही मकसद था, वीरप्पन का खात्मा। इस टास्क फोर्स की कमान वॉल्टर देवराम के हाथों में थी। कार्रवाई शुरू होते ही वीरप्पन को पहला बड़ा झटका लगा जब उसका सबसे करीबी आदमी गुरुनाथन एक एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने यह भी समझ लिया था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। वह जब भी पुलिस को कमजोर देखता तो सीधे हमला कर देता। जल्द ही वीरप्पन ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और उनके हथियार भी लूट लिए। यह सीधा पुलिस को चुनौती देने जैसा था। अब एसटीएफ भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वीरप्पन को घेरने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया गया। इससे बौखलाकर उसने एक और चाल चली। उसने अफवाह फैलाई कि वह हाथी दांत की एक बड़ी डील करने वाला है। एसपी हरिकृष्ण और एसआई शकील अहमद को इसकी खबर मिली और वे अपनी टीम के साथ वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकल पड़े। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह एक जाल था। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, वीरप्पन के आदमियों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। एसआई शकील अहमद, एसपी हरिकृष्ण समेत 5 पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए। अब तक पुलिस को समझ आ चुका था कि वीरप्पन सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार भी था। 1993 में उसने आईपीएस अफसर गोपाल कृष्णन को खुलेआम ललकारा और पोस्टर लगवाए, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। गोपाल कृष्णन ने इसे व्यक्तिगत चुनौती समझ लिया। वह अपनी टीम के 22 पुलिसकर्मियों के साथ एक बस में रवाना हुआ। लेकिन वीरप्पन को इस हरकत की पहले से ही खबर थी। जैसे ही पुलिस की बस पालर ब्रिज पर पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ। वीरप्पन ने पहले से ही लैंडमाइंस बिछा रखी थी। बस पल भर में हवा में उछल गई।
और उसमें बैठे सभी 22 पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए। गोपाल कृष्णन बच गए क्योंकि वह एक अलग गाड़ी में थे, लेकिन बुरी तरह घायल हो गए। यह हमला इतना भयानक था कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खौफ बैठ गया। अब सरकार ने इस लड़ाई को पूरी तरह से अगले स्तर पर ले जाने का फैसला कर लिया। पुलिस के साथ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी इस ऑपरेशन में शामिल कर लिया। 1993 में बीएसएफ ने वीरप्पन के 19 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अगले ही ऑपरेशन में उसके 18 गुर्गों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन बावजूद इसके वीरप्पन का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। 13 जुलाई 1997 को उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सरकार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उसने 10 फॉरेस्ट ऑफिसर्स का अपहरण कर लिया और सरकार के सामने एक अजीबोगरीब मांग रखी, अगर तुम्हें ये लोग जिंदा चाहिए तो सरकार को मुझसे माफी मांगनी होगी। सरकार सख्ते में आ गई। वीरप्पन अब जंगलों में छिपा कोई डकैत नहीं था, बल्कि एक आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। यह मामला 7 हफ्तों तक चला। अंततः दबाव बढ़ने के बाद वीरप्पन ने सभी अफसरों को छोड़ दिया, लेकिन उसने यह भी साफ कर दिया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और असली खेल अभी बाकी था। अक्टूबर 1997 की वो शाम डर और सस्पेंस से भरी थी। जंगल के बीचों बीच वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर क्रूरमाकर और उनके साथी सेनानी कैमरा सेट कर रहे थे कि अचानक हथियारों से लैस कुछ लोग उन्हें घेर लेते। बंदूकें तनी हुई, आंखों में संदेह और सवाल सिर्फ एक, कौन हो तुम? पुलिस के आदमी हो क्या? फिल्म मेकर जितना सफाई देने की कोशिश करते, उतनी ही वीरप्पन के आदमियों की शक की लकीरें गहरी होती जाती। बिना कुछ सुने उन्हें उठा लिया गया। 10 दिन तक जंगल की कैद में रखा गया। हर दिन पूछताछ, हर रात असमंजस। आखिरकार जब यकीन हुआ कि ये वाकई सिर्फ फिल्म बनाने आए थे, तब जाकर उन्हें छोड़ दिया गया। पर वीरप्पन की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। साल 2000 में उसने ऐसा दुस्साहस किया जिसे सुनकर पूरे देश की नींद उड़ गई। कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता राजकुमार को उसने उनके ही घर से उठा लिया। फिरौती की रकम पूरे 1000 करोड़ रुपए। लेकिन सिर्फ पैसे ही नहीं, कुछ और मांगे भी थी जिनके बारे में सरकार ने कभी खुलकर नहीं बताया। अगर अपने स्टार को जिंदा देखना चाहते हो तो जो कहा है वो करो। वीरप्पन का ये संदेश सरकार के लिए चुनौती था। इस पूरे मामले में तमिल मैगजीन नखेर के एडिटर आर गोपाल ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और राजकुमार को 108 दिन बाद आजादी मिली। पर वीरप्पन इतने में रुकने वाला नहीं था। 2 साल बाद 25 अगस्त 2002 को उसने फिर एक बड़ा कदम उठाया। इस बार उसका निशाना था कर्नाटक सरकार के पूर्व कृषि मंत्री एच नागप्पा। मंत्री को उनके ही गांव कामगेरे से अगवा कर लिया गया। सरकार पहले से ही राजकुमार किडनैपिंग के चलते बदनामी झेल चुकी थी, इसलिए इस बार वीरप्पन की मांगे मानने के बजाय उसे खत्म करने की योजना बनाई गई। पर फैसला उल्टा पड़ गया। जब वीरप्पन को लगा कि सरकार झुकने वाली नहीं है, तो उसने मंत्री नागप्पा की हत्या कर दी और लाश जंगल में फेंक दी। यह एक सीधा संदेश था। सरकार और पुलिस दोनों उसकी पहुंच से बाहर थे। यह पुलिस के जॉइंट टास्क फोर्स के लिए सीधी चुनौती थी। अब सरकार के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, किसी भी कीमत पर वीरप्पन का खात्मा। साल 2003 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी जयललिता। उन्होंने सबसे पहला टास्क यही तय किया, वीरप्पन का चैप्टर हमेशा के लिए बंद करना है। आईपीएस विजय कुमार को स्पेशल टास्क फोर्स का चीफ बनाया गया और वीरप्पन की मौत का फरमान जारी हो गया। सरकार ने उसके सिर पर 5 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। आईपीएस एन के सेंथामराई कन्नन को एसटीएफ का सेकंड इन कमांड बनाया गया। अब शिकार शुरू हो चुका था, लेकिन यह आसान नहीं था। वीरप्पन को पकड़ना मतलब घने जंगलों में किसी ऐसे आदमी को खोजना जो हर पेड़, हर रास्ते, हर छिपने की जगह से वाकिफ था। विजय कुमार ने 10 महीने तक वीरप्पन से जुड़ी हर जानकारी खंगाली। उसके इंटरव्यू, वीडियो, अपराध के रिकॉर्ड, हर चीज पर बारीकी से नजर डाली। तभी उन्हें एक अहम सुराग मिला। एक वीडियो में वीरप्पन एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सही से पढ़ नहीं पा रहा था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला मोतियाबिंद। वीरप्पन को अपनी आंख का इलाज करवाना था। यही वो मौका था जिसका इंतजार किया जा रहा था। एसटीएफ ने वीरप्पन के 2 साथियों को अपने पक्ष में कर लिया था। इनमें से एक जंगल से बाहर रहकर वीरप्पन के धंधों को संभालता था और दूसरा वीरप्पन के साथ ही रहता था। ये दोनों सूचनाएं देते और एसटीएफ तक ये खबर पहुंचती। 16 अक्टूबर 2004 एक छोटी सी चाय की दुकान पर 2 अनजान से दिखने वाले लोग बैठे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। माहौल में सन्नाटा था। वहीं पास में बैठा आईपीएस एन के सेंथामराई कन्नन इन दोनों को ध्यान से सुन रहा था। उनमें से एक ने धीरे से कहा, वीरप्पन 18 अक्टूबर को जंगल से बाहर आएगा। अपनी आंख का इलाज करवाना है।
उसे। यह सुनते ही कन्नन ने गहरी सांस ली। यह वही मौका था जिसका एसटीएफ को सालों से इंतजार था। खबर तेजी से आईपीएस विजय कुमार तक पहुंची। वीरप्पन सेलम के एक अस्पताल में जाना चाहता था और उसके साथ उसके हथियारबंद साथी भी, मतलब उसे एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन कोकून, एक ऐसा जाल जिससे बच निकलना नामुमकिन था। एसटीएफ ने अपने ही इन्फॉर्मर के जरिए वीरप्पन तक खबर पहुंचाई कि एक एम्बुलेंस उसकी सेवा के लिए तैयार खड़ी है। गाड़ी का इंतजाम भी ऐसे किया गया कि किसी को शक न, लेकिन जल्दबाजी में एक छोटी सी गलती हो गई। एम्बुलेंस पर सेलम की स्पेलिंग गलत छपी थी, पर वीरप्पन और उसकी गैंग इस छोटे से डिटेल को नोटिस नहीं कर पाई। 18 अक्टूबर 2004 रात का समय, चारों ओर अंधेरा था। वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ एम्बुलेंस में बैठ चुका था। गाड़ी धीरे धीरे जंगल के बाहर निकल रही थी, लेकिन वीरप्पन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अस्पताल नहीं बल्कि मौत की तरफ बढ़ रहा है। एसटीएफ पूरी तरह तैयार थी। एक लोरी सड़क के किनारे खड़ी थी जिसमें घात लगाकर एसटीएफ के कमांडो छिपे हुए थे। नजदीक एक स्कूल की छत पर भी निशानेबाज तैनात थे। जैसे ही एम्बुलेंस तय लोकेशन पर पहुंची, उसके ड्राइवर ने नीली लाइट और फॉग लाइट जलाकर संकेत दिया, शिकार जाल में फंस चुका है। अचानक बीच सड़क पर खड़ी लोरी को आगे बढ़ा दिया गया, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर तुरंत ब्रेक मारता है। भीतर बैठे लोग अचानक लड़खड़ा जाते हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ड्राइवर और हेल्पर दरवाजे खोलकर बाहर कूद जाते हैं और तेजी से एसटीएफ की टीम में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद चारों ओर से घेरा कस लिया जाता है। एसटीएफ ने लाउडस्पीकर पर वीरप्पन को सरेंडर करने का आखिरी मौका दिया। वीरप्पन, बाहर आओ, हथियार डाल दो। लेकिन वीरप्पन कौन सा इतनी आसानी से हार मानने वाला था। एम्बुलेंस के भीतर से पहली गोली चली और उसी पल गोलियों की बरसात शुरू हो गई। जवाबी फायरिंग में कुछ ही मिनटों के भीतर वीरप्पन और उसके साथी ढेर हो गए। भारत के सबसे खतरनाक डकैत का अंत हो चुका था। अगली सुबह अखबारों की हेडलाइंस में सिर्फ एक ही नाम था, वीरप्पन खत्म। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता इस ऑपरेशन से बेहद खुश हुई। एसटीएफ के सभी कमांडो को विशेष सम्मान दिया गया। विजय कुमार और उनकी टीम के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा था। दोस्तों, वीरप्पन का आतंक अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।